प्रिय परीक्षार्थियों, आज का विषय है विस्फोटन और विस्फोट संबंधी खतरे क्या क्या हैं और उससे बचने के उपाय क्या हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड पूरे 7 दिन 22/6 से लेकर 29/6/2020 तक ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग से जुड़े खतरे को और जोखिम को आकलन करने, उसके खतरे को कम करने, हटाने या और विशेष सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। तो ये सेफ्टी ड्राइव के आयोजन किया गया है। अतः खनन क्षेत्र से संबंधित प्रक्रियाओं में काम करने वाले जो विशेष रूप में ब्लास्टिंग से जुड़े हुए हैं, एक्सप्लोसिव से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जानना ज़रूरी है कि इस सुरक्षा अभियान में क्या क्या किया जाता है और कैसे कैसे सुरक्षा की जाती है, कैसे मापदंडों को नापा जाता है। तो आइए ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग से जुड़े संक्रियाओं में सुरक्षा अभियान के वर्तमान खतरे एवं जोखिम को और कम करने, शून्य करने, जिससे दुर्घटना शून्य हो जाए और साथ ही साथ ड्रिलिंग के क्षेत्र में आधुनिकतम प्रक्रिया को अपनाकर अधिकतम उत्पादकता की प्राप्ति हो सके। यहाँ 2 बातें विशेष रूप में ध्यान देने योग्य है। प्रथम, SMP जो बनाया गया है प्रबंधक के द्वारा, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, और दूसरा कार्यकारी योजना जो संबंधित सुरक्षा कार्यों से किया जा रहा है। तो सुरक्षा के लिए बनाया गया महत्वपूर्ण दस्तावेज SMP को व्यावहारिक रूप से लागू करना और इसे अधिक सरल और सुबोध तरीके से लागू करना, यही इसका मुख्य प्रयास है। तो पहले SMP के इस संदर्भ में बताए गए खतरे और जोखिम का स्कोर का पंजीकृत करें। अब कार्यस्थल पर वर्तमान समय में पुनः खतरे और जोखिम का स्कोर का फिर से आकलन करें और दोनों का मिलान करें। परिणामों का क्या अंतर पड़ रहा है और अंतर किस वजह से हो रहा है। जब आप सुरक्षा या कार्यस्थल पर जाएंगे तो देखेंगे कि उसमें क्या क्या अभी गौर फरमाना है, जैसे कि सुरक्षा व स्वास्थ्य संबंधित खतरे को और कम करने का क्या सार्थक प्रयास है, क्या तरीका है, उनका वरीयता क्रम क्या है, वरीयता क्रम के आधार पर खतरे को हटाया जा रहा है या नहीं। जहाँ खतरे हटाए गए, हटाना नहीं संभव था, जहाँ निजी उपकरण, संरक्षण उपकरण दिए गए हैं, क्या वो अभी श्रमिकों या सुपरवाइजरों के पास अभी उपस्थित है या नहीं। ये सब बातों पर ध्यान देने के योग्य हैं। तो सबसे पहले खतरे या दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यह जरूरी है कि खतरे कहाँ हैं, कैसे खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। तो खतरा सबसे पहले संग्रहण स्टोरेज में है, ट्रांसपोर्ट और बारूद के परिवहन में हो सकती है, संचलन में हो सकती है और प्रयोग के समय भी हो सकती है। जैसा कि इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 एवं एक्सप्लोसिव रूल 1983 में इसकी सावधानियां दी गई है, उसी के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोगों को सुरक्षात्मक कदम उठाना है। तो अब खदानों में होने वाली दुर्घटनाओं को हम लोग ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड के रूप में बांट सकते हैं। तो खुली खदानों और अंडरग्राउंड में पहले खतरे को पहचानना है कि खतरे क्या क्या है। जैसे खतरनाक जगह में अधिक दूरी पर आपका विस्फोट हो रहा है या नहीं, कहाँ विस्फोटक का स्थान कितना है, डेंजर जोन कितना है, डेंजर जोन में कौन कौन से स्ट्रक्चर या बिल्डिंग पड़ रहे हैं। फिर अगर आप प्रवेश रास्ते पर गार्ड अप लगाए हैं कि नहीं, से चेतावनी देने के लिए उचित कारगर या डीजीएमएस द्वारा अनुमोदित प्रकार का साधन प्रयोग कर रहे हैं नहीं, सुरक्षा से शेल्टर जो है बताए गए हैं उसके अनुसार व्यक्ति सुरक्षित आड़ ले रहे हैं या नहीं। अगर कहीं आपके डेंजर जोन में या खतरनाक क्षेत्र में कोई भी स्ट्रक्चर या बिल्डिंग पड़ता है तो नियंत्रण कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जा रहा है या नहीं।
तो आश्रय जो हाँ आप ले रहे हैं वो ठीक ठाक है या नहीं। शॉर्ट फायरर का केबल की लंबाई और सेफ्टी फ्यूज की लंबाई पर्याप्त तो नहीं है, इसकी पूरा जांच कर लेनी चाहिए। बारूद को ज़बरदस्ती कहीं होल में तो नहीं डाल रहे हैं। परिवहन और हैंडलिंग के प्रयोग में जो खतरे हैं उसको एज कोल माइंस विनिमय 2017 के अनुरूप हो रहा है या नहीं। मिस फायर का डीलिंग कैसे कर रहे हैं ये भी बहुत अपने आप में मायने रखता है। तो भूमिगत आजकल ज़्यादातर दुर्घटनाएं जो हो रही है वो भूमिगत पिलर को ओपन कास्ट में निकालने के क्रम में हुई है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। सौंदा डी ईस्ट है ओपन कास्ट जिसमें 6 व्यक्ति मरे, ये CCL में पड़ता है। ये वालकुंदा सीम में लोग काम कर रहे थे। ऊपर का सीम और नीचे का सीम के दोनों के बीच में पार्टिंग 5.4 मीटर था और उसके ऊपर में 8 मीटर का ये जो 8 बजे उन लोग ओपन कास्ट में पहुंच जाता है, 11 होल की ब्लास्टिंग करता है। तो इसकी और नीचे उसके नीचे अंडरग्राउंड चला हुआ था जिसकी सीम की मोटाई 2.4 से 3.8 मीटर थी। नीचे की में स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा था और उसमें फायर भी था। इसके दोनों के पार्ट तो ऊपर वाले होल में ये घटना के दिन 18/9/1984 के दिन ये सौंदा डी में वेस्ट में ओपन कास्ट में बारूद का चार्ज किया जाता है। 11 होल जैसे ही होल में चार्ज किया जाता है वो वायलेंट ब्लास्ट होता है, बहुत तेज़ी से विस्फोट होता है। वहाँ पर 6 व्यक्ति जो उस कार्य कर रहे थे उनके चीथड़े उड़ जाते हैं। दूसरे दिन वो होल का तापक्रम को नापा जाता है और पता लगाया जाता है कि ये 2 होल का टेम्परेचर आखिर क्या था। तो पता चलता है कि उसका टेम्परेचर 975 और 950 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये 2 होल का। तो ये दोनों तो डीजीएमएस ने निर्देश देता है कि देखो अब जो भी होगा वो स्लरी या इमल्सन एक्सप्लोसिव का प्रयोग कीजिए, केवल डिटोनेटिंग फ्यूज से ही विस्फोट करें और होल का तापक्रम हमेशा नापें। अगर होल का तापक्रम 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है तो उस होल में बारूद का चार्ज न करें। होल में पानी का प्रयोग करें, उसको पानी का प्रयोग करके होल को ठंडा करने की कोशिश करें। डिटोनेटर फ्यूज को गर्म सतह पर न रखें। चार्ज होल 2 घंटे अगर चार्ज किया गया है होल तो उसे 2 घंटे के अंदर उसको विस्फोट कर उड़ा दें। विस्फोटन सहायक प्रबंधक की अधीन कराई जाए। इसके लिए डीजीएमएस ने समय समय पर सुरक्षा के अंतर सिस्टम का उपयोग भी किया है, जिसमें कार्ड सिस्टम बहुत रखना है। उसके सर्किट को टेस्टर करने के लिए सर्किट कंटिन्यू टेस्टर यदि डीजीएमएस से अप्रूव्ड होनी चाहिए, वो उससे सर्किट टेस्टर आप प्रयोग कर सकते हैं। सुरक्षा के नियमों और सुरक्षित कार्य विधियों का पालन करें। असुरक्षित कार्य और कार्यस्थल की असुरक्षित परिस्थितियां ही दुर्घटना के लिए जिम्मेवार होती है। तो कौन सा कारण या हालात जिसे चूक हुई और दुर्घटना हुई उसको कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाइए और लागू कीजिए। इन माप करने के लिए 2 प्रकार के आपका इससे अभी वर्तमान स्थिति में माप करना है। सबसे पहला आवृत्ति और दूसरा और गति। आवृत्ति माने फ्रीक्वेंसी, जो कि 5 आपका मापने वाला यंत्र जो है सुग्राही होनी चाहिए और जो कि उसकी कार्य क्षमता 500 हर्ट्ज से लेकर 100 मिलीमीटर पर सेकंड की भी गति की नापने की क्षमता होनी चाहिए। तो इस प्रकार दोनों नियंत्रण में आप ब्लास्टिंग करें और उसकी वाइब्रेशन को नापें।
उड़े हुए पत्थरों की जांच उसको रोकने की कोशिश के लिए यह एक कारगर तरीका है कि नियंत्रण रूप से आप ब्लास्टिंग करें। ब्लास्टिंग में कंपन की आग से भी बहुत ज़्यादा हानि होती है और इस कंपन को नाप और गति को दोनों को नापा जाए, जिसको पिक पार्टिकल वेलोसिटी और आवृत्ति दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हुआ इस संदर्भ में आपका विशेष ब्लास्टिंग पर मेरा द्वारा प्रस्तुत